सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बातें विद आकाश में। आज मैं एक बहुत यूनिक कंटेंट ला रहा हूं, बहुत डिफरेंट। आज मैं एक पॉडकास्ट ला रहा हूं और आज मेरे साथ बैठने वाले जो इंसान है वो 94 साल पहले शहीद हो गए। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि आकाश भाई क्या बात कर रहा है, 94 साल पहले कोई मर गए और तुम उनका पॉडकास्ट लोगे। आप सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह की और एक उनसे काल्पनिक संवाद की। लेट्स से अगर वो यहां होते तो वो क्या सोचते, वो क्या बोलते। 23 मार्च 1931, उम्र सिर्फ 23 साल की थी, तब वो शहीद हो गए। फिर मैं उनसे कैसे बात करूंगा, फिर मैं उनसे क्या जानूंगा। आप लोग बोलेंगे कि ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके नहीं। लेकिन मैं जो रेफरेंसेस ले रहा हूं वो उनकी किताबें, उनके कोर्ट स्टेटमेंट्स, जेल में लिखे उनके एसेस, इन सब से ले रहा हूं। तो अगर वो होते तो यही बात बोलते, यही बात सोचते, क्योंकि मैं सब रेफरेंसेस उनकी किताबों से ले रहा हूं। आइए शुरू करते हैं उनसे बातचीत। भगत सिंह जी, आपका परिचय तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन वो परिचय जो लोग नहीं जानते या कम जानते हैं वो आप देंगे। हेलो आकाश और मेरे देश के वासियों। लोग मुझे एक एंग्री यंग मैन समझते हैं, एक ऐसा लड़का जिसने पिस्टल उठाया, बॉम्ब फेंका और शहीद हो गया। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। मेरी जेल नोटबुक में आपको मार्क्स मिलेंगे, एंगलेस मिलेंगे, लेनिन मिलेंगे और उनके साथ मिलेंगे वोल्टेयर, थॉमस पेन, बर्ट्रैंड रसेल भी। मैंने ज़िंदगी में जितनी गोलियां चलाई उससे कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ी है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब आप एक सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे, आप काफी इंटेलेक्चुअल भी थे और आपको रीडिंग भी पसंद थी काफी। इनकलाब को सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जा सकता। इनकलाब की सबसे पहली जरूरत थी एक जागी हुई सोच। मैंने देखा था कि हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि उनका असली दुश्मन ब्रिटिश सरकार थी। यह अंधापन कहां से आता है? क्या मजहब से? जब मैंने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद के राइट्स देखे, तब मुझे समझ आया कि सिर्फ अंग्रेजी को हटाना काफी नहीं, सोच बदलनी पड़ेगी। और इसी वजह से आपने वाई आई एम एथिस्ट बुक लिखी जेल में। हाँ, जब मैं जेल में था, एक साथी रणधीर सिंह ने मुझसे कहा, तुम सिर्फ अपनी शोहरत की वजह से खुदा से दूर हो। ये एक काला पर्दा है तुम्हारे और ईश्वर के बीच। मैं चुप नहीं रह सका, मैंने लिखा, क्योंकि अगर मैं चुप रहता तो यह समझा जाता कि मैं डर गया। मेरी नास्तिकता कमजोरी से नहीं बल्कि सोच से आई है। और आपकी फैमिली, उन्होंने क्या कहा जब आप इस रास्ते पे चले? मेरे पिता किशन सिंह खुद फ्रीडम फाइटर थे। वो भी जेल गए थे मेरे पैदा होने से पहले। जब वो चाहते थे कि मैं घर वापस आऊं तो मैंने उन्हें लिखा, आप दादी का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे 33 करोड़ की भारत माता को कितने हाथ चाहिए? मैं उसके लिए खुद को समर्पण कर चुका हूं। भगत सिंह जी, चलते हैं 1928, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन। वो दिन जो सब कुछ बदल गया। क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली? लाला जी हमारा दरवाजा थे, वो हिंदुस्तान की आवाज थे। जब साइमन कमीशन आया, बिना एक भी इंडियन मेंबर के पूरा देश सड़कों पे था। लाला जी ने लाहौर में मोर्चा निकाला और अंग्रेजी सिपाहियों ने उन्हें लाठियों से मारा। सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने खुद आगे बढ़ के लाठी चलाई। लाला जी वफात हो गए कुछ हफ्तों बाद। 17 नवंबर 1928, वो रात हम सबके लिए खत्म नहीं हुई। मैंने, चंद्रशेखर आजाद ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने मिलकर ठाना कि जेम्स स्कॉट को जवाब देंगे, लेकिन हम गलत हो गए। मतलब? हम जेपी सॉन्डर्स को स्कॉट समझ बैठे। वो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट था, सुपरिंटेंडेंट नहीं। ये हमारी गलती थी, मैं इसको नहीं छुपाता। लेकिन यह भी सच है कि सॉन्डर्स उसी जुल्म का हिस्सा था और हम तब 21-22 साल के थे। 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बॉम्ब, बताइए ना उसके बारे में, ऐसा क्यों किया आपने? बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हम मर्डर करने नहीं गए थे। वो बॉम्ब इतने वीक थे कि वहां बैठे कोई भी लोगों को सीरियसली हर्ट तक नहीं हुआ। हम वहां गए थे एक मैसेज देने के लिए, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ। मजदूरों के राइट्स पे हमला हो रहा था और असेंबली में बैठे लोग सो रहे थे। हमने पेम्पलेट फेंके, इनकलाब जिंदाबाद, और हम भागे नहीं, हम पकड़े जाना चाहते थे।
और वो हंगर स्ट्राइक जेल में 116 दिन कैसे किया यार आप लोगों ने? पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ वो सुलूक हो रहा था जो क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं करते। यूरोपियन प्रिजनर्स को अलग खाना, अलग फैसिलिटीज। हमने मांगा कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमें वो दर्जा मिलना चाहिए। 116 दिन हम भूखे रहे। एक साथी जतिन दास शहीद भी हो गए 63 दिन के बाद, लेकिन हम नहीं झुके। सीधा 2026 पे आते हैं भगत सिंह जी। इंडिया चांद पे पहुंच गया है, IITs, IIMs बन गए, उनके बच्चे सिलिकॉन वैलीज में CEOs हैं। क्या ये वो भारत है जो आपने सोचा था, आपने इमेजिन किया था? इकोनॉमी बड़ी हो गई, ये सुन के काफी खुशी होती है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। वो किसान जो सुबह 4 बजे उठता है, घंटे घंटे खेत में काम करता है और फिर भी कर्जा में डूबा हुआ रहता है, क्या वो भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का हिस्सा है? वो बच्चा जो स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि बाप की मजदूरी में हाथ बटाना पड़ता है, क्या वो चंद्रयान की तरक्की देख के खुश होता है? मुझे नहीं पता, शायद हाँ, शायद नहीं। तो आप कहना चाहते हैं आजादी अधूरी है? मैं कहना चाहता हूं कि आजादी एक सफर है, मंजिल नहीं। हम उस सफर में हैं, लेकिन तब तक रुकना मत जब तक हर इंसान सर उठा के जी सके। आजादी का पैमाना GDP नहीं होता, इंसान की डिग्निटी होती है। एक चीज और, आज का इंडिया ज्यादा डिवाइडेड लग रहा है। अपर लोअर क्लास, हिंदू मुसलमान राइट्स, अमीर गरीब। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सुन के दर्द होता है, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में यही देखा था, और इसीलिए मैंने अपने आप को न हिंदू कहा, न सिख, न मुस्लिम। मैं एक सोशलिस्ट था, एक इनकलाबी था, एक हिंदुस्तानी था। जब मैं सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने गया, मेरे साथ बटुकेश्वर दत्त थे। हिंदू, मैं सिख था। हमारा दुश्मन ब्रिटिश सत्ता थी, कोई मजहब नहीं था वो। आज अगर वही ताकतें हैं जो लोग को बांटती है, तो वो कोई नया दुश्मन नहीं, वो पुराना खेल है नए खिलाड़ियों के साथ। एक चीज जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, गांधी जी और आप, रिलेशन क्या था? काफी टेंशन था ना? गांधी जी को मैं रिस्पेक्ट करता था, वो एक महात्मा थे, ये मैं सच्ची कहता हूं। उनकी अहिंसा का प्रिंसिपल मुझे समझ आता था, लेकिन मैं सहमत नहीं था। जब 1931 में मेरी फांसी के सेंटेंस को कम्यूट करने का मौका था, गांधी जी के पास वो नेगोशिएटिंग पावर थी, उसे यूज किया जा सकता था, पर उन्होंने नहीं किया। मैं उनको दोषी नहीं कहता, मैं कहता हूं कि चॉइसेस की कीमत होती है। उनकी चॉइसेस भी थी, मेरी भी थी। एक फन सवाल, आप 23 साल के थे, आपने इंग्लिश सरकार से टक्कर ली तब, और आप शहीद हो गए। आज का 23 साल का युवा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है, रील्स बना रहा है, नाच रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो रील्स हैं, मैं समझा नहीं, सीधा बोलो। अरे वो छोटे छोटे 30 सेकंड की वीडियोस होते हैं जिसमें डांस करते हैं, लिप सिंक करते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। कुछ लोग फेमस हो जाते हैं और कुछ लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और काफी ताकतवर टूल है, पर सवाल ये है, इस ताकत का इस्तेमाल क्या हो रहा है? अगर लाखों लोग तुम्हें देखते हैं तो क्या सिर्फ नचवाते हो या कुछ सोचने पर मजबूर भी करते हो? यहाँ तो आपने मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं भी लोगों को क्या गाइड कर रहा हूँ। ऑनेस्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आज की जनरेशन जो कंफ्यूज है, जो सिस्टम से डर जाती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें बताना चाहूंगा, डर होता है सबको, मुझे भी था, लेकिन डर और हिम्मत एक साथ रहते हैं। फर्क यह है कि हिम्मत वाला डर के बावजूद कदम उठाता है। और दूसरी बात, हर इंसान को एक वक्त डिसाइड करना पड़ता है, मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा या कुछ बड़ा भी मेरे हिस्से आएगा। ये फैसला जॉब से नहीं, गाड़ी से नहीं, अंदर से आता है। कुछ लोग कहते हैं आप राइटिस्ट थे, कुछ लोग कहते हैं आप लेफ्टिस्ट हैं, आप किसके साथ हैं? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना तो तब था ना अब हूं। जो लोग मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, वो पहले मेरी किताबें पढ़ ले। मेरा सोशलिज्म उन्हें अनकंफर्टेबल कर देगा, मेरा एथिज्म उन्हें और अनकंफर्टेबल कर देगा, और मेरा ये कहना कि सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी काफ़ी नहीं, इकोनॉमिक आज़ादी भी चाहिए, ये उन्हें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल करेगा। जो मुझे क्लेम करता है वो या तो मुझे जानता नहीं या जानबूझ के इग्नोर करता है। भगत सिंह जी, एक आखिरी सवाल। वो रात 22 मार्च 1931, रात का समय, कल फांसी है, आप क्या सोच रहे थे? मैं लेनिन पढ़ रहा था, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन, क्लारा जेटकिन की। जब वार्डन आया,
मुझे बताने के लिए कि कल सुबह 7 बजे। मैं खुश था कि किताब खत्म नहीं हुई। मैंने कहा 1 मिनट रुको, ये लेनिन का चैप्टर खत्म करने दो। आपको डर नहीं लगा? डर एक नेचुरल चीज है। मैं इंसान था, देवता नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मुझे मरने का डर नहीं था। मुझे डर था अधूरा रहने का। अगर मैं चुप रहता, अगर मैं उस दिन असेंबली में नहीं जाता, अगर मैं भाग जाता सॉन्डर्स के बाद, तो शायद मैं आज भी जिंदा होता। लेकिन क्या मैं जीता होता? नहीं। आपकी पूरी जर्नी में आपको क्या कोई पछतावा है? पछतावा सिर्फ एक, कि टाइम कम था। बहुत कुछ करना बाकी था, बहुत कुछ लिखना बाकी था। हिंदुस्तान को एक नया विजन देना था। सिर्फ आज़ादी नहीं, एक नया समाज जहां कोई भूखा न सोए, जहां जाति और मजहब से नहीं, इंसानियत से इंसान पहचाना जाए। वो विजन पूरा नहीं कर पाया, शायद आप लोग करोगे। दोस्तों, ये थी बातें विद आकाश का सबसे यूनिक और सबसे अलग एपिसोड। जो आपने बातें सुनी भगत सिंह जी के द्वारा, जो एक काल्पनिक संवाद था, पर ये उनकी बुक्स से, उनके लेटर से, एसेस से ली गई बात है। इसमें उनके कोर्ट स्टेटमेंट्स भी थे। सिर्फ एक नई आवाज़ है, हर एक लाइन पर ऑथेंटिक सोर्स से है। एक बंदा 23 इयर्स का लेनिन पढ़ रहा था फांसी की रात को, और आज 95 साल बाद हम यहाँ उनके सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात जो आज के एपिसोड में लगी भगत सिंह जी की, वो ये थी कि उन्होंने कहा मुझे मरने का डर नहीं था, उन्हें डर था अधूरे रहने का। सोचो आज हम में से कितने लोग अधूरे हैं। वो काम जो हमें करना था पर हम शुरू नहीं कर रहे, वो बात जो कहनी थी लेकिन कह नहीं पाए, वो सवाल जो उठाना था लेकिन चुप रहे। भगत सिंह जी ये नहीं कह रहे कि आप भी बॉम्ब फेंको या किसी को मारो। उनका कहना ये है कि अब जागो, उठो, अपने हक के लिए लड़ो, सवाल पूछो। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपके दिल को छुआ तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे फैला दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।